हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग घटना चक्र वार्षिकी करंट अफेयर के अंतर्गत उसे डिस्कस करा किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत अभी आज जो हम लोग देखेंगे वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र हो गया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नवीन डाटा प्रकाशित किए गए हैं उससे उसके बाद जो है कृषि उत्पादन में कौन सा राज्य किस नंबर पे है या किस फसल के उत्पादन में कौन पहले नंबर पे है। उसके साथ साथ औद्योगिक उत्पादन से रिलेटेड भी जो खनिज संसाधन वगैरह हैं उनके डिपोजिशन से लेकर के उनके उत्पादन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा जो प्रकाशित किए गए हैं उनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। उससे साथ साथ जो वैज्ञानिक परिदृश्य वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं, उनको भी इसमें कवर किया जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये देखिए, यह इस श्रृंखला का जो घटना चक्र वार्षिकी करंट अफेयर का चल रहा है, यह छठा वीडियो है। और इसके आई होप इसके पहले के आप लोग वीडियो देख चुके होंगे। ये जो भी वीडियो प्रकाशित किए जा रहे हैं, पब्लिश किए जा रहे हैं, उसे आप लोग जरूर देखा करें। और इसके बाद जैसे ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन आंसर लाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और जो भी आप लोगों ने अब तक कवर किया है उसमें आप लोगों की पकड़ कैसी है उसे जांचने के लिए आप लोग उसे भी जरूर देखा करें। बाकी इसमें हम लोग जो कवर करने वाले उसे आप लोग देखिए। और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बागवानी फसलों के क्षेत्र में उत्पादन जो द्वितीय अग्रिम अनुमान है, यह 25 जून 2025 को प्रकाशित की गई थी। इसके अनुसार अगर हम देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2024-25 के लिए विभिन्न बागवानी जो फसल है, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, इनके क्षेत्र में उत्पादन संबंधी द्वितीय अग्रिम अनुमान जो है इसका प्रकाशन किया गया था। जिसके अनुसार जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बागवानी फसलों का जो क्षेत्रफल है विगत वर्षों में अगर देखा जाए तो उसकी तुलना में 1.81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 24-25 में यह 292.67 लाख हेक्टेयर हो गया। मतलब इसमें जो वृद्धि हुआ है वह 1.81 लाख हेक्टेयर हुआ है और टोटल जो वृद्धि होकर के हो गया कितना, 292.67 लाख हेक्टेयर हो गया है। ठीक है। इसी के साथ साथ बागवानी फसलों का जो उत्पादन है इसमें 3.66% की वृद्धि देखने को मिली है। इसी के साथ जो उत्पादन हुआ था टोटल वह 3677.24 लाख टन उत्पादन हुआ था, जो अब तक के अपने रिकॉर्ड स्तर पे है। ठीक है। और इसके साथ जो आयतन बागवानी उत्पादन 2023-24 की तुलना में यह 129.80 लाख टन अधिक है। बाकी जो कुछ विभिन्न बागवानी उत्पादन है उसकी अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में 23-24 के अनुसार 290.86 रहा, 24-25 में 288.39 रहा है। और यह फर्स्ट अनुमान है, यह सेकेंड कृषि का अग्रिम अनुमान है। ठीक है, जिसके अनुसार 292.67 हो गया है। ठीक है। और उत्पादन की अगर हम बात करें, उत्पादन में भी इसमें वृद्धि देखने को मिला है। जैसे उत्पादन अगर 2024-25 के फर्स्ट अग्रिम अनुमान के अनुसार देखें तो यह 3620.86 लाख टन था, और जो बढ़ करके कितना हो गया है, 3677.24 लाख टन हो गया है। ठीक है। तो ये डाटा भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी देश में 2024-25 का जो सेकेंड अग्रिम अनुमान है, इसके अनुसार बागवानी उत्पादन 3677.24 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। 2024-25 में कितना था, 23-24 में यह 3.66%, मतलब 2023-24 की तुलना में 3.66% वृद्धि को यह दर्शाता है। ठीक है। कितना, 3677.24 लाख टन हेक्टेयर है। ठीक है। तो 24-25 इसका जो सेकेंड अग्रिम अनुमान है, इसके अनुसार फलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1.36% इसमें बढ़ा है, और यह बढ़ करके कितना हो गया, 1145.10 लाख टन हो गया है। और इसका मुख्य कारण क्या है, तरबूज, आम, केला, मंदारिन, मीठा संतरा, मौसमी जो है, और पपीते के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आम का कुल उत्पादन 24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान के अनुसार 228.37 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 23-24 में यह कितना था, 223.98 लाख टन था। ठीक है। केले का कुल उत्पादन 24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान के अनुसार 380.35 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया, जबकि पिछले वर्ष अर्थात 23-24 में 376.14 लाख टन था। तरबूज उत्पादन 24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान में 44.70 लाख टन होने का अनुमान है, पिछले वर्ष यह 337.21 लाख टन था। सब्जियों के उत्पादन की बात करें, सब्जियों का जो उत्पादन है 23-24 में 2072.08 लाख टन से 6.02% बढ़ करके 24-25 में 2196.70 लाख टन हो गया है। याद रखिएगा। ठीक। सब्जियों का उत्पादन 24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन विगत वर्ष में उत्पादन जो इसका है 242.67 लाख टन की तुलना में 307.72 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है, और यह पिछले वर्ष की तुलना में 65.05 लाख टन अधिक होगा। ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर जो फसल हैं, जो सब्जियां वगैरह हैं, इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है।
24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में आलू का जो उत्पादन है 601.75 लाख टन पहुंच गया है या पहुंचने का अनुमान है, जो 23-24 में 31.21 लाख टन, मतलब 23-24 से 31.21 लाख टन अधिक है। इसी के साथ 24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान के अनुसार टमाटर का जो उत्पादन है 207.52 लाख टन होने का अनुमान लगा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष जो आपका 213.23 लाख टन था, इससे जो है उत्पादन जो है मतलब कम हुआ है। ठीक है, टमाटर का जो उत्पादन है 24-25 के अग्रिम अनुमान का 207.52 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया, जबकि पिछले वर्ष ये कितना था 213.23 लाख टन था। तो मतलब टमाटर के उत्पादन में यहाँ पे कमी देखने को मिला है। मसालों के उत्पादन की अगर हम बात करें तो 24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान के अनुसार 123.70 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया और पिछले वर्ष 124.84 लाख टन था, तो इसमें भी वृद्धि नहीं हुआ है, मतलब कमी देखने को मिला है। ठीक है, मसाला उत्पादन हो गया, टमाटर उत्पादन हो गया, इसमें कमी हुआ है। अदरक उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान के अनुसार 25.42 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 23.33 लाख टन था, मतलब इसमें भी वृद्धि हुआ है। लहसुन के उत्पादन में 35.03 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया और पिछले वर्ष यह 33.16 लाख टन था, इसमें भी वृद्धि हुआ है। हल्दी उत्पादन की बात करें तो 24-25 के सेकेंड अग्रिम अनुमान के अनुसार 12.04 लाख टन होने का बात किया गया है और यह 23-24 की तुलना में यह इसमें भी वृद्धि हुआ। पिछले वर्ष अर्थात 23-24 का जो सेकेंड अग्रिम अनुमान है इसके अनुसार यह 10.63 लाख टन उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ है कृषि और जो सब्जियां फल वगैरह हो गए उनसे रिलेटेड जो कुछ खाद्यान्न है और उनका उत्पादन कितना रहा था और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें बताया गया है। बाकी इसके आगे हम लोग खरीफ फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की गई है 25-26 के लिए, उसे अगर हम देखें तो 28 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA द्वारा विपणन सत्र 25-26 के दौरान 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई MSP और इसमें जो वृद्धि को मंजूरी दी गई है, इसकी अगर हम बात करें 25-26 के लिए जो सामान्य श्रेणी के धान है इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 59 रुपए की वृद्धि की गई है प्रति क्विंटल, जिससे सामान्य श्रेणी के धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यह बढ़ करके हो जाएगा 2369 रुपये प्रति क्विंटल और धान A श्रेणी का जो MSP है इसमें भी 69 रुपये का वृद्धि किया गया है और यह बढ़ करके कितना हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें तो यह बढ़ करके प्रति क्विंटल हो जाएगा 2389 रुपया। ठीक, विगत वर्ष की तुलना में 25-26 में सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है 820 रुपये प्रति क्विंटल वह नाइजर सीड में हुआ है। ठीक है, इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीफ फसल के किसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP में सबसे अधिक वृद्धि हुआ 820 रुपये की। उसके बाद है रागी, जिसके MSP में 596 रुपये की वृद्धि हुई है प्रति क्विंटल, दूसरे स्थान पर है। और कपास जो मध्यम रेशा और लंबे रेशे के कपास हैं उसमें 589 रुपये की वृद्धि हुई है और इसी के साथ यह तीसरे नंबर पे है वृद्धि के मामले में। पहले नंबर पे नाइजर सीड है, याद रखिएगा, पहले नंबर पे है नाइजर सीड, दूसरे नंबर पे आपका रागी है और तीसरे नंबर पे रेशम है। ठीक, खरीफ फसल जो देखिए MSP की अगर हम बात करें सामान्य धान जो A है या 24-25 में कितना था 2300, इसमें 69 रुपये की वृद्धि किया गया और यह 2369 रुपये हो गया है। धान A ग्रेड 2320 था या 2389 रुपये हो गया है। ज्वार हाइब्रिड का 3371 रुपये था और यह बढ़ करके 3699 रुपये हो गया है। ज्वार माल दांडी यह 3749 रुपये हो गया है। बाजरा हो गया 2775 रुपये। रागी हो गया है 4886 रुपये, पहले 4290 रुपये हुआ करता था। मक्का की बात करें तो यह 2225 रुपये से बढ़ करके 2400 रुपये हो गया है। इसके बाद आपका तूर है। तूर की अगर हम बात करें तूर का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यह 7550 से बढ़ करके 8000 हो गया है। मूंग 8682 से 8768 रुपये हो गया है। उड़द के 7400 से 7800 हो गया, मतलब 400 इसमें वृद्धि हुआ है। मूंगफली में देखिए इतना वृद्धि हुआ है। सूरजमुखी, सोयाबीन जो पीला है, ठीक है, तिल और नाइजर सीड जिसे रामतिल भी कहा जाता है। कपास मध्यम रेशा और कपास लंबा रेशा, इनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ बाजार 63% के बाद मक्का 59, तूर अरहर 59 और उड़द 53 के संदर्भ में किसानों को उनके उत्पादन लागत पर सबसे अधिक अपेक्षित अनुमान दिया गया है, अनुमानित है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक जो किसानों की लागत का सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त होगा, सबसे अधिक जो MSP है वो जो प्राप्त होगा वो बाजरा में, मक्का, अरहर, तूर में प्राप्त होगा। ठीक है, प्रमुख फसलों का उत्पादन जो तृतीय अग्रिम अनुमान है 24-25 का, जो 28 मई 2025 को जारी किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत खरीफ, रबी और जायद उत्पादन अग्रिम अनुमान जो तृतीय अग्रिम अनुमान है इसमें इसकी बात की गई है, इसकी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन 24-25 का तृतीय अग्रिम अनुमान जो है इसके अनुसार जारी आंकड़ों के अंतर्गत
24-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,539.59 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। जो 23-24 के खाद्यान्न उत्पादन जो 3,322.98 लाख टन था, इसकी तुलना में 6.52% वृद्धि को दर्शाता है। और वैसे अगर लाख टन में पूछ ले तो 216.61 लाख टन वृद्धि के साथ 6.52% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। 23-24 में जो कुल चावल उत्पादन हुआ था वो 1490.74 लाख टन हुआ था। जो 23-24 के उत्पादन 1378 लाख टन की तुलना में 112.49 लाख टन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चावल का उत्पादन भी याद रखिएगा। 24-25 में गेहूं का जो उत्पादन है 1175.07 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह कितना था, 1132 लाख टन था। 1132 लाख टन था। श्रीअन्न ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीअन्न की अगर हम बात करें तो श्रीअन्न का जो उत्पादन है 23-24 में 175.72 लाख टन की तुलना में 4.43 लाख टन की इसमें भी वृद्धि हुआ है। इसको सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और वृद्धि जो दर्शाया गया है इसमें 180.15 लाख टन अनुमानित है 24-25 के अनुसार। 24-25 के कुल दलहन उत्पादन जो है 24-25 में कुल दलहन उत्पादन 252.38 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष यह कितना था, 242.46 लाख टन था पिछले वर्ष। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो सोयाबीन का उत्पादन है 151.80 लाख टन और रेपसीड सरसों 126.06 लाख टन अनुमानित किया गया है। कपास का उत्पादन 24-25 में 306.92 लाख गांठ, एक गांठ जो होता है कपास का 170 किलोग्राम के बराबर होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कपास का एक गांठ कितने किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, गन्ने का जो उत्पादन है 4,501.16 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, जीनोम संपादित जो चावल है इसकी अगर हम बात करें तो इतिहास में एक स्वर्णिम अध्ययन जोड़ते हुए भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक जीनोम संपादित चावल की उन्नत किस्म का विकास किया है। और इसी के साथ भारत द्वारा 4 मई 2025 को देश की पहली जीनोम संपादित चावल की 2 किस्मों का विकास किया गया है। ठीक है, DRR राइज 100 कमला और पूसा DST राइज फर्स्ट, यह दोनों चावल के नाम है। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यह विश्व में अपनी तरह की पहली पैदावार है जो उच्च उपज, जलवायु अनुकूल जैसी विशेषताएं क्षमता रखती है। खाद्य फसलों के जो जीनोम संशोधित है, जो जेनेटिकली मॉडिफाई हैं, जैसे BT बैगन हो गया, GM सरसों हो गया, इन फसलों को सार्वजनिक विरोध व कड़े नियमों के कारण रोका गया था। BT कपास देश में खेती के लिए अनुमानित प्राप्त एकमात्र व्यावसायिक GM फसल है। मतलब अभी तक वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो सरकार का जो मतलब अनुमति प्राप्त एकमात्र जो GM फसल है वो GM कपास है। ठीक है, BT कॉटन। ठीक है, जीनोम एडिटिंग जीनोम संपादन का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर के उभरा है, जिससे बिना विदेशी जीन को समायोजित किए फसलों को वांछित इसमें सुधार किया जा रहा है, जिससे जलवायु अनुकूल हो और अधिक पैदावार हो। उसके साथ साथ जो कीटनाशक, रासायनिक वगैरह कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक खादों का उसका कम इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और जलवायु दक्ष हो। इसी प्रयास की अगर हम बात करें 2025 में 2 उन्नत किस्में की विकसित की गई है, जो भारत में विश्व का पहला जीनोम संपादित चावल होगा। और इन किस्मों में जो CRISPR-Cas9 पर आधारित जीनोम एडिटिंग, CRISPR-Cas9 जो तकनीक है जीनोम एडिटिंग, इसका उपयोग किया गया था। पहली किस्म है DRR राइज 100 कमला। इसका जो विकास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR हैदराबाद द्वारा किया गया था। इसी का जो प्रमुख विशेषता है कि यह सामान्य किस्म की तुलना में 15 से 20 दिन पहले मतलब पक जाती है, मतलब तैयार हो जाती है, और 25% अधिक उपज देती है। इसका उद्देश्य है कि प्रति पैनिकल जो है इसमें दानों की संख्या में वृद्धि करना। दूसरी किस्म जो पूसा DST राइज फर्स्ट है, यह विशेष रूप से खारे लवड़ी, जो मतलब जैसे क्षेत्र जो लवड़ी जहाँ पे है, जहाँ पे लवड़ी भरण अधिक हो गया है, खारे जल जहाँ पाया जाता है, वहाँ पर इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है, उसमें वहाँ पर भी कृषि एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और यह दूसरी किस्म जो है यह उसी प्रकार की एक किस्म है। ठीक है, और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा इसका विकास किया गया है। और यह उन क्षेत्रों के किसानों के लिए वरदान साबित होगा जहाँ की मिट्टी लवड़ीय क्षारीय है। ठीक है, दोनों किस्मों से लगभग 19% अधिक पैदावार दर्ज की जाएगी। ऐसे अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों जो किस्म है इससे फसल उत्पादन अर्थात जो धान उत्पादन है इसमें 19% की वृद्धि होने की बात की गई है। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 का रिपोर्ट देखी, जो 26 नवंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2024 का विमोचन किया गया था, जिसके अनुसार 2023-24 के दौरान देश में कुल
दुग्ध उत्पादन जो हुआ था 239.30 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 10 वर्षों की तुलना में 5.6% अधिक है। 14-15 में दुग्ध उत्पादन 146.3 मिलियन टन था, और इसकी तुलना में अगर हम देखें तो मतलब डबल ही कह सकते हैं। 2022-23 की तुलना में 23-24 में 3.78% की वृद्धि देखने को मिला है। FAO के अनुसार कुल दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर पर, याद रखिएगा, दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर पे है, और भारत वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन अकेले करता है। ठीक है, वैश्विक दूध उत्पादन का 25% दूध का जो उत्पादन है भारत में ही होता है, और विश्व में दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है। 23-24 के दौरान देश में दूध की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, ये इंपॉर्टेंट है, 23-24 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन हो गया है, 471 ग्राम प्रतिदिन हो गया है। 23-24 के दौरान दूध उत्पादक जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, जो भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 16.21% उत्पादन अकेले करता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है दुग्ध उत्पादन में, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे गुजरात है, और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। FAO के अनुसार कुल अंडा उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है, अंडा उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है, और अंडा उत्पादक भारत के जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, तेलंगाना है तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे और कर्नाटक 5वें नंबर पे है अंडा उत्पादन में। कुल मांस उत्पादन की अगर हम बात करें, ये सभी जो डाटा है FAO के अनुसार है, ठीक है। और कुल मांस उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में चीन और अमेरिका तथा ब्राजील के बाद मांस उत्पादन में चौथे नंबर पे है। वैश्विक स्तर पे भारत मांस उत्पादन में चौथे नंबर पे है। सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य देश जो है चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे ब्राजील है। 23-24 में देश में जो मांस उत्पादक शीर्ष 5 राज्य हैं, मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश आपका है दूसरे नंबर पे मांस उत्पादन में, महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पे, तेलंगाना चौथे नंबर पे है, और आंध्र प्रदेश आपका 5वें नंबर पे है मांस के उत्पादन में। कुल ऊन उत्पादन की बात करें तो कुल ऊन उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 0.22% अधिक है। और ऊन के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ऊन का उत्पादन है तो दूर दूर तक आप राजस्थान नहीं सोच सकते। ठीक है, राजस्थान जो है ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे, गुजरात है तीसरे नंबर पे, महाराष्ट्र चौथे, और हिमाचल प्रदेश ऊन के उत्पादन में 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, रबी फसल का जो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, उसकी अगर हम बात करें, इसकी घोषणा 16 अक्टूबर 2024 को की गई थी। CCEA द्वारा ही MSP की जो घोषणा है वो की जाती है, याद रखेगा। और 24-25 के लिए 25-26 के जो MSP की घोषणा की गई है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा MSP के तहत सबसे अधिक वृद्धि जो की गई वो रेपसीड सरसों में की गई है, 300 रुपये प्रति क्विंटल। उसके बाद आपका मसूर दूसरे नंबर पे है, जिसके MSP में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ हेतु 210 रुपये, इन चारों के लिए जो MSP की घोषणा है 210 रुपये की गई है। ठीक है, 210 रुपये प्रति क्विंटल, 150 रुपये गेहूं के लिए, 150 रुपये कुसुम के लिए, 140 रुपये और जौ के लिए 130 रुपया। ठीक है, चना के लिए 210। बाकी देख लीजिए किसके MSP में कितनी वृद्धि की गई है। ठीक है, देखिए गेहूं का MSP बढ़ करके कितना हो गया, 2425 रुपये, जौ का हो गया 1980, चना का 5650 रुपये, मसूर का 6700, रेपसीड सरसों का 5950 और कुसुम का 5940 हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन मिशन की शुरुआत की गई थी। नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल सीड्स NMEO ऑयल सीड्स, इसकी जो है घोषणा की गई थी। घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इस मिशन को 10,103 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ 24-25 से 30-31 तक के लिए इसे लागू किया गया है। ठीक है, इस मिशन की घोषणा की गई है तो याद रखिएगा, मतलब 7 वर्षों की अवधि के लिए इसे जारी किया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, इसके माध्यम से रेपसीड सरसों हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी जो प्रमुख तिलहनी फसल है, इसके उत्पादन में बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। इसी के साथ यह मिशन कपास के बीज, चावल, भूसी, वृक्ष जनित तेलों जैसे तृतीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण जो है दक्षता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। स्पाइस सीड्स के बारे में देखिए, 4 सितंबर 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड भारत द्वारा एक परिवर्तनकारी योजना स्पाइसेड की शुरुआत की गई है। ठीक है, स्पाइसेड की शुरुआत की गई, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है।
ऐसे इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मसाला तथा मूल्यवर्धित मसाला उत्पादन के निर्यात में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करके इलायची की उत्पादकता में सुधार करना, निर्यात हेतु पूरे देश में मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता को उन्नत करना, इसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया। उसके साथ साथ स्पाइसेड एक बहुआयामी योजना है जो भारत के मसाला उद्योगों को बढ़ावा देना, किसानों की आजीविका में सुधार करना, मसाला उत्पादन प्रसंस्करण निर्यात में वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने पर मुख्य रूप से क्या है? केंद्रित है। एग्रीश्योर फंड ये क्या है? 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इसके द्वारा नई दिल्ली में एग्रीश्योर का शुभारंभ किया गया। ये सारे जो आपकी योजना है कृषि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके आर जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए और इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर देख लिया करें। और जो आपका कृषि से रिलेटेड जो डाटा है और किस फसल के उत्पादन में या किसके उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति क्या है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एग्रीश्योर की अगर हम बात करें तो एग्री फंड फॉर स्टंप एंड रूरल इंटरप्राइजेज, यह इसका फुल फॉर्म है, और भारत में खेती के परिदृश्य में क्रांति लाने की दिशा में यह एक अग्रणी कदम होगा। इसके माध्यम से कृषि में कैसे सुधार किया जा सकता है उसी पर मुख्य रूप से फोकस करना है। और इसमें 22-23 के घोषणा इसमें किया गया था कि सहनिवेश मॉडल के तहत जुटाई गई मिश्रित पूंजी वाले फंड की सुविधा नाबार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इसमें जो फंड दिया जाएगा किसानों को, उसमें जो नोडल एजेंसी होगा जिसके माध्यम से दिया जाएगा वो आपका नाबार्ड होगा। एग्रीश्योर को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। एग्रीश्योर कृषि स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी तरह का पहला उत्पाद होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए आपका जो उद्योग वाला सेक्टर है वो शुरू होता है और कृषि वाला सेक्टर आपका खत्म हुआ, जहाँ पे कृषि से रिलेटेड जो नवीन डाटा है उसे हम लोगों ने देखा है। बाकी यार जो प्रमुख उद्योग सूचकांक अप्रैल 2025 में इसे जारी किया गया है, 20 मई 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और जो 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक है, आधार वर्ष कितना है? 11 बार, याद रखिएगा आधार वर्ष 11 बार है। और इसमें जो रैंक है टोटल 100 है और इसी के आधार पर इनको रैंकिंग दी गई है। और ये जो संयुक्त सूचकांक है यह 8 प्रमुख उद्योगों पर मुख्य रूप से फोकस करते हैं। और ये 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? कोयला है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट, विद्युत उत्पादन युक्त हो गए, ठीक है। इनमें जो उतार चढ़ाव होता है इसी के अकॉर्डिंग जो है इसका जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसका मापन किया जाता है। 8 प्रमुख उद्योगों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का जो भार है वो 40.27% है। अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के दौरान प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की जो वृद्धि है विगत वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 4.5% रहा है, ठीक है। और आज जो प्रमुख उद्योग हैं इनका प्रदर्शन कैसा रहा है उसकी अगर हम बात करें, इनका भारांश से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि किसका भारांश जो है भार कितना है। जैसे कोयला की अगर हम बात करें तो इसका भार कितना है? 10.33% और 24-25 में इसका जो आपका परसेंटेज है कितना है? 5.1% है। कच्चे तेल का भारांश है 8.98, 2.2%। प्राकृतिक गैस की बात करें, कच्चे तेल में क्या मतलब इसमें ऋणात्मक मतलब निगेटिव वो वृद्धि देखने को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस इसका भार है 6.88 और इसमें भी निगेटिव वृद्धि देखने को मिला था। रिफाइनरी उत्पाद का 28.04 है और इसमें जो है 2.8% की वृद्धि देखने को मिली थी। उर्वरक 2.63, 2.9%। इस्पात जो है इसका भार है 17.92% और इसमें 6.9% की वृद्धि देखने को मिली थी। सीमेंट 5.37, 6.3% की वृद्धि हुआ था। विद्युत 19.85 और इसमें 5.2% की वृद्धि हुआ था। समग्र सूचकांक कितना है? 100 है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किसका भारांश से सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है इसका भारांश से सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है? उर्वरक का है, ठीक है। और इसमें वृद्धि अगर पूछ ले कि सबसे अधिक वृद्धि किस में हुआ था, तो वृद्धि की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक इस्पात में वृद्धि हुआ था, कितना? 6.9%। और सबसे अधिक कमी कच्चा तेल में हुआ था, -2.2%, ठीक है। इसके बाद आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो 20 मई 2025 को जारी किया गया था स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा, जो वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2025 के नाम से। इसमें बात अगर हम करें तो इस सूची में भारत ने 2024 की अपनी रैंकिंग 19वीं में 3 पायदान गिर करके दर्ज की है और यह 22वीं रैंकिंग हासिल की। मतलब जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है 2024 में भारत इसमें 19वें नंबर पे था और 2025 में इसकी रैंकिंग में गिरावट हुआ है और यह जो है अभी वर्तमान समय में 22वें नंबर पे है 2025 में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो पारिस्थितिकी सूचकांक हैं इसमें पहले नंबर पे है अमेरिका, यूके दूसरे नंबर पे है, इजराइल तीसरे, सिंगापुर चौथे और कनाडा 5वें नंबर पे है, ठीक है। और शहर की बात करें तो शहर में सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पे है, फिर आपका न्यूयॉर्क है, लंदन है, फिर लॉस एंजिल्स है, चौथे नंबर पे बीजिंग है, 5वें नंबर पे।
ठीक है, शहरों के सूचकांक में। भारत के 3 शहर, बेंगलुरु 10वें नंबर पे है, नई दिल्ली है 11वें नंबर पे, मुंबई 18वें नंबर पे है। यह टॉप 20 में शामिल भारत के शहर हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, टॉप 20 में भारत के केवल 3 शहर शामिल है, बेंगलुरु 10वें नंबर पे है, दिल्ली 11वें नंबर पे और मुंबई 18वें नंबर पे है। ऑटोमेटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी कितनी है, इसकी अगर हम बात करें, 11 अप्रैल को नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार अत्याधुनिक तकनीकों के एकीकरण के साथ प्रति वाहन सेमीकंडक्टर चिप्स की लागत का $600 से दोगुना होकर के 2030 में $1200 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, इसका भारत की इकोनॉमी का। ठीक है, 2022 में वैश्विक ऑटोमेटिव कारपोरेट बाजार का जो मूल्य है $2 ट्रिलियन था, जो वैश्विक ऑटोमेटिव उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है, इसको जो दर्शाता है। ठीक है, और इससे लगभग 30% $700 बिलियन ट्रेडेड ऑटोमेटिव जो कंपोनेंट है, ट्रेड ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, यह इसके बाजार का हिस्सा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादन होने के बावजूद चीन, यूएस और जापान के बाद वैश्विक ऑटो बाजार में इसकी जो हिस्सेदारी है सिर्फ 3% है। याद रखिएगा, भारत की हिस्सेदारी वैश्विक बाजार में कितना है, बस 3%, $20 बिलियन के लगभग बराबर है। भारत का ऑटोमोटिव उद्योग देश के निर्यात और आर्थिक प्रगति के आधार है, जिसका जो भारत के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% का हिस्सा मतलब योगदान है और विनिर्माण में जीडीपी का 49% योगदान देता है। विनिर्माण में 49% का योगदान देता है और भारत की जीडीपी में 7.1% का योगदान देता है। कोयला क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, वित्त वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि भारत द्वारा हासिल की गई थी। विगत वर्ष की तुलना में 997.83 मिलियन टन MT और प्रतिशत में 4.99%, इसमें मतलब 5% के आसपास मान सकते हैं वृद्धि हुआ है कोयला उत्पादन में। और भारत 5वां सबसे बड़े कोयला भंडार और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार देश है और दूसरा सबसे बड़ा कोयला का उपभोक्ता है। कोयला राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन 55% योगदान देता है। जो भारत का ऊर्जा आवश्यकता है उसमें 50% का जो योगदान है वो कोयले का है। और कुल बिजली उत्पादन में 74%, कुल बिजली उत्पादन में कोयले का जो योगदान है वो 74% है, मतलब 74% बिजली का जो उत्पादन है वो कोयले से किया जाता है। अप्रैल-दिसंबर 2024 में कोयले का जो आयात है 8.4% घट करके 183.42 मिलियन टन रह गया है। मतलब वर्तमान समय में कोयले का जो आयात है वो कम किया जा रहा है और भारत में ही उसका जो खनन है वो अधिक हो रहा है। ठीक है, इससे विदेशी मुद्रा में 5.43 बिलियन US डॉलर की बचत हुई थी। MSME हेतु वर्गीकृत जो मानदंड है इसमें संशोधन किया गया था। 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 25-26 प्रस्तुत करते हुए वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा MSME के लिए वर्गीकृत संबंधित निवेश और कारोबार की सीमा को 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी और इसी वजह से चर्चा में भी था। मार्च 2025 को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण पद्धति में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी किया गया था। जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण हेतु नए मानदंडों की जो व्याख्या की गई है या जो घोषणा किया गया उसकी अगर हम बात करें तो संशोधन से पूर्व कितना था, सूक्ष्म उद्यम 1, जो संशोधन के बाद 2.5 हो जाएगा। संशोधन से पहले कारोबार 5 था और यह 10 हो जाएगा। लघु की बात करें 10 से 25 हो गया है और कारोबार 50 से 100 हो गया है। मध्यम उद्यम निवेश 50 था 125 हो गया है और कारोबार 250 से बढ़कर के 50 हो गया है। ठीक है, MSME के लिए जो संशोधित मानदंड है वह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। संशोधन से पूर्व मानदंड 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा और इसके बाद इसे प्रभावी किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 10 करोड़ कर दिया गया। जो क्रेडिट गारंटी है उसे 5 करोड़ से बढ़ाकर के 10 करोड़ कर दिया गया, जिससे 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट संभव होगा। 27% प्राथमिकता वाले क्षेत्र में लोन के लिए 1% की कम शुल्क के साथ स्टार्टअप का गारंटी कवर 10 करोड़ से दोगुना करके 20 करोड़ कर दिया गया है। निर्यात MSME को बढ़े हुए गारंटी कवर इसके साथ 20 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण भी प्राप्त होगा, इसलिए हम मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2024-25 मार्च 2025 में भी जारी किया गया था सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है कोयला है। मतलब कुल ऊर्जा का 60.21% कोयले से प्राप्त होता है। उसके बाद कच्चा तेल है 29.83%, फिर आपका प्राकृतिक गैस 6.99%। भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित कोयला भंडार में से एक है। अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार देश में कोयले का कुल जो अनुमानित भंडार है वह 389.42 बिलियन टन था।
जो पहले विगत वर्ष की तुलना में 11.21 बिलियन टन अधिक है। और देश में सर्वाधिक कोयला भंडार वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक कोयला भंडार उड़ीसा में है 25 कुल भंडार का कितना है 25.47%। झारखंड इस मामले में दूसरे नंबर पे है, छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे और मध्य प्रदेश आपका 5वें नंबर पे है कोयला भंडार की दृष्टि से। और देश में लिंगनाइट का जो कुल अनुमानित भंडार है वो 47.30 बिलियन टन है, जो विगत वर्ष की तुलना में 0.07 बिलियन टन कम हुआ है। और लिंगनाइट का सबसे अधिक भंडार लगभग 79-80% कहाँ पे है, तमिलनाडु में। लिंगनाइट कोयले का सबसे अधिक जो भंडार है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। कच्चे तेल का जो भौगोलिक वितरण है यह इंगित करता है कि अधिकांश भंडार पश्चिमी अपतटीय जो वेस्टर्न ऑफशोर है यहाँ पर है। लगभग कितना है कुल भंडारण का 32%। और इसके बाद आपका असम दूसरे नंबर पे आता है। कच्चे तेल का जो भंडार है सबसे अधिक आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है, कुल भंडारण का 32%। उसके बाद असम का स्थान है 22%, असम दूसरे नंबर पे आता है। प्राकृतिक गैस का जो अधिकतम भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र पे है, उसके बाद आपका पूर्वी अपतटीय क्षेत्र पे 24% है। ठीक है, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की जो अनुमानित क्षमता है इसके भौगोलिक वितरण के संदर्भ में शीर्ष राज्य राजस्थान है। पहला राज्य कौन है, राजस्थान। नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है कितनी परसेंट है, 20% है। ठीक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है 12% के साथ। गुजरात जो है तीसरे नंबर पे है और कर्नाटक आपका चौथे नंबर पे है। IRCT और IRFC इन दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है 3 मार्च 2025 को। IRTC जो IRCTC है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन दोनों को जो है 25वां 26वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। IRCT जो है 25वां नवरत्न कंपनी बना है और IRFC जो है 26वां नवरत्न कंपनी बना है। और इन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देने के बाद कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 26 हो गई है। IRCTC की बात करें तो स्थापना इसका 27 सितंबर 1999 को किया गया था और यह जो है कॉरपोरेट कार्यालय इसका नई दिल्ली में है। IRFC इसका स्थापना 1986 में किया गया था और यह जो है भारतीय रेलवे की समर्पित वित्त पोषित शाखा के रूप में कार्य करती है। और वर्तमान में 30 मई 2025 तक की अगर हम बात करें तो कुल महारत्न कंपनी कितनी है, 14 है। कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। 14 नवरत्न कंपनियों की संख्या 26। मिनी रत्न कंपनी फर्स्ट जो है इसकी संख्या 49 है और मिनी रत्न कंपनी सेकेंड की संख्या 10 है, याद रखिएगा। महारत्न कंपनी वर्तमान समय में 14 है, नवरत्न कंपनी है 26, मिनी रत्न फर्स्ट या 49 है और मिनी रत्न सेकेंड 10 है। ठीक है, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री सशक्तिकरण योजना ये क्या है, 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई थी। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री सशक्तिकरण योजना यह एक समग्र योजना है जो चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवेदनशील क्षेत्रों को लक्षित करता है। इसमें प्रमुख हिस्से और सहायक उपकरणों का जो निर्माण है, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययन इसके लिए मदद करता है। सामान्य बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योगों को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग 14 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, जो 2030 तक 30 बिलियन यूएस डॉलर होकर जाएगा। ठीक है, 2030 तक इसके 30 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ने की बात की गई है, अनुमान लगाया गया है। वर्तमान समय में कितना है, वर्तमान समय में 14 बिलियन यूएस डॉलर है, जो 30 तक 30 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। पारंपरिक ऋण गारंटी योजना ये क्या है, पारंपरिक ऋण गारंटी योजना की अगर हम बात करें 29 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हेतु पारस्परिक ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। यह जो योजना है MSME के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण खरीद, इसके उद्देश्य से ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा, सुविधाजनक बनाएगा। ठीक है, अगर जो है MSME का स्थापना कर रहे हैं और मशीनरी का खरीद करना है, मशीनरी खरीदने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत उपकरण हो गया मशीनरी, इसकी खरीद के उद्देश्य से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को 100 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी दी जाएगी। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, कब, 12 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। और इससे पूर्व अगस्त 2023 में OIL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था और यह 13वां महारत्न कंपनी कहा था, 13वां महारत्न कंपनी था। और HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यह 14वां महारत्न कंपनी है। वर्तमान समय में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या 14 हो गई है। ठीक है, तो ये 14 कौन सी कंपनियां हैं ये देख लीजिए। भेल है आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है CIL, गेल इंडिया लिमिटेड है GEL है, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है IOCL, NTPC है,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफसी और आरईसी है। उसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल है, ठीक है, ओआईएल। ये 14 भारत में कंपनियां हैं। देखिए ये पीएम ई ड्राइव योजना क्या है। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की गई थी। पीएम ई ड्राइव योजना प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको मंजूरी दी गई है। यह योजना जो है भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है। 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ यह योजना 2 वर्षों के लिए था, 24 से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगा। 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। और इस योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसको अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना, पूरे देश में एक मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना, ठीक है, यह इसका मुख्य टारगेट है। चौथा ग्लोबल री इन्वेस्ट 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी गांधीनगर गुजरात में चौथे वैश्विक री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया था। इस योजना की थीम क्या है। निवेश, नवाचार एवं प्रेरणा। इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। 16 सितंबर 2024 को चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इसके अगर हम बात करें, इसकी प्रथम वैश्विक री इन्वेस्ट इसका जो आयोजन 2015 में किया गया था। दूसरा और तीसरा वैश्विक री इन्वेस्ट का आयोजन 18 और 20 में किया गया था, और यह आपका चौथा है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 31 जुलाई 2024 को विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 यह जारी किया गया है, जिसके अनुसार अगर हम बात करें 2022 में विश्व फंड जो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड है इसके शीर्ष निर्यात में और आयात में जो देशों की भागीदारी है उसकी अगर हम बात करें, निर्यात में पहले नंबर पे चाइना है, आयात में भारत मतलब जिससे आयात करता है, ठीक है, और जिससे आयात करता है जिसको निर्यात करता है। वैश्विक फंड मतलब वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड में निर्यात के मामले में चीन है, कितना हिस्सा है इसका 14.4%। अमेरिका दूसरे नंबर पे 8.3%। जर्मनी इसमें तीसरे नंबर पे है। और भारत की बात करें तो भारत इसमें 18वें नंबर पे है। वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी कितना है 1.8%। और आयात की अगर हम बात करें, आयात के मामले में अमेरिका पहले नंबर पे 13.2, दूसरे नंबर पे चाइना 10.6, भारत आपका 9वें नंबर पे। आयात के मामले में कितनी हिस्सेदारी है 2.8%। तो निर्यात के मामले में भारत है 18वें नंबर पे, आयात के मामले में भारत है 9वें नंबर पे, मतलब सीधा दुगुना। अगर आयात करना है तो हम जो है कम 9वें नंबर पे है और निर्यात के मामले में 18वें नंबर पे, याद रखिएगा, ठीक है। और निर्यात में हिस्सा और आयात में हिस्सा की अगर हम बात करें, निर्यात में अमेरिका का हिस्सा कितना है 12.8%, यूके का 7%, चीन का 6% और भारत का कितना है 4.4%। और इस मामले में 7वें नंबर पे है। आयात के मामले में अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है और भारत जो है 9वें नंबर पे है। हिस्सा कितना है इसका 3.8%, ठीक है। 2022 में कृषि उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में 5 देश जो हैं वो अमेरिका पहले नंबर पे है। कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में अमेरिका पहले नंबर पे, फिर ब्राजील है, चाइना है, कनाडा है, इंडोनेशिया। भारत का स्थान इसमें 7वां है, ठीक है, अर्जेंटीना के साथ। कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में भारत 7वें नंबर पे है, याद रखिएगा। कृषि उत्पादों की आयात के मामले में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं, इसमें चाइना पहले नंबर पे, फिर अमेरिका है, जापान है, यूके है, कनाडा है। भारत इसमें भी 7वें नंबर पे है। कृषि उत्पादों के आयात और कृषि उत्पादों की निर्यात इन दोनों मामले में भारत जो है 7वें नंबर पे है, ठीक है। खाद्य जो फूड के निर्यात और आयात के मामले में अगर हम बात करें तो भारत इसमें भी 7वें। खाद्य जो फूड है इसके निर्यात के मामले में भारत है 7वें नंबर पे और आयात के मामले में 8वें नंबर पे, याद रखिएगा। और अमेरिका आयात के मामले में, अमेरिका जो है आयात के संदर्भ में चीन पहले नंबर पे, निर्यात के मामले में अमेरिका पहले नंबर पे और आयात के मामले में चाइना पहले नंबर पे है। 2022 में ईंधन और खनन उत्पादों के संदर्भ की अगर हम बात करें तो आयातक देशों में भारत का स्थान चौथा है। आयातक देशों में भारत चौथे नंबर पे है। शीर्ष पर चीन, शीर्ष पर जो है वो चाइना है। 2022 में लौह इस्पात के निर्यात के संदर्भ में भारत का हिस्सा छठा है, भारत का हिस्सा छठा है। 2022 में रसायनों के शीर्ष निर्यातक और आयातक के संदर्भ में भारत क्रमशः 7वें और चौथे नंबर पे है, ठीक है। निर्यातक के मामले में भारत है 7वें नंबर पे और आयातक के मामले में भारत चौथे नंबर पे है। और इसमें अगर हम बात करें दोनों ही में अमेरिका जो है पहले नंबर पे है, आयात और निर्यात दोनों मामले में।
भारत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया भारत को। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 31 जुलाई 2024 को भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष वाइस चेयर चुना गया है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और मील का पत्थर है। भारत तथा एक 13 अन्य हिंद प्रशांत ढांचा जो IPEF है, इसके भागीदार द्वारा आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित IPEF समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकाय जो 3 सप्लाई चेन बॉडीज है, इसको स्थापित करेगा। और ये 3 निकाय कौन कौन से हैं? ये 3 निकाय हैं आपूर्ति श्रृंखला परिषद, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड, ये 3, ठीक है। और इन तीनों आपूर्ति श्रृंखला निकायों हेतु तो एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे। आपूर्ति श्रृंखला परिषद SCC US अध्यक्ष और भारत इसका उपाध्यक्ष है। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क CRN इसका अध्यक्ष है कोरिया, ठीक है, और उपाध्यक्ष है जापान। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष अमेरिका है और उपाध्यक्ष फिजी है। 10 सितंबर 2024 को वाशिंगटन DC में आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन जो इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका शुरू होता है कृषि और उद्योग वाले सेक्शन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया है 19 जून 2025 को अंकटार द्वारा जारी किया जाता है विश्व निवेश रिपोर्ट। और विश्व निवेश रिपोर्ट का केंद्रीय विषय क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी, यह इसकी थीम है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 4% वृद्धि हुआ है, जो 1.5 ट्रिलियन US डॉलर रहा है। और हालांकि यह जो आंकड़ा है मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था के अस्थिर प्रवाहों के कारण कृत्रिम रूप से बढ़ा है। इन अस्थिर प्रवाहों को अलग कर दिया जाए तो वैश्विक FDI प्रवाह 11% की गिरावट हुआ है। वैश्विक FDI प्रवाह में 11% की गिरावट देखने को मिला है। लगातार दूसरे वर्ष FDI में गिरावट का दर्जा जो है देखने को मिला है। उसी के साथ 2025 के लिए दृष्टिकोण नकारात्मक है, क्योंकि निवेशकों में उच्च स्तर की अनिश्चितता विद्यमान है, ठीक है। 2024 में FDI बहिर्प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 20 घरेलू अर्थव्यवस्था में भारत 18वें नंबर पे है। FDI बहिर्प्रवाह आउटफ्लो के मामले में, FDI आउटफ्लो के मामले में भारत 20 देशों में 18वें नंबर पे है, जबकि अमेरिका, जापान और चीन या पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। पिछले वर्ष भारत 23वें नंबर पे था, मतलब इसकी रैंकिंग में कह सकते हैं कि सुधार हुआ है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत में 28 बिलियन US डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह FDI इनफ्लो दर्ज किया गया था। विगत वर्ष भारत में 28 बिलियन US डॉलर FDI इनफ्लो हुआ था। 2024 में FDI अंतर प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 5 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें अमेरिका पहले नंबर पर, फिर सिंगापुर है, हांगकांग, चाइना और लग्जमबर्ग FDI प्राप्तकर्ता वाले देशों में शामिल है, ठीक है, शीर्ष जो 5 देश हैं। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में शीर्ष 2024 में जो भारत विश्व में 15वें स्थान पर है, 23 में 16वें नंबर पे था, मतलब इसकी रैंकिंग में भी सुधार हुआ है, ठीक है। FDI इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो जून 2025 में प्रकाशित किया गया था, इसकी अगर हम बात करें तो विश्व बैंक समूह द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और ये अर्धवार्षिकी रिपोर्ट है, यह एक अर्धवार्षिकी रिपोर्ट है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 24 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसकी वृद्धि दर 6.5% अनुमानित किया गया है। और अगले 3 वर्ष 2025 में कितना रहेगा? 6.3%, तो 26 में 6.5% और 27 में 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया विश्व बैंक द्वारा, ठीक है ना, विश्व बैंक द्वारा। 2022 और 23 में भारत की जो इकोनॉमी वृद्धि थी, 2022 में 7.6% था और 23 में 9.2% था। नवीन रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक विकास दर 2.8% और अनुमानित है 2023 में कितना था? 2.8%, ठीक है। वैश्विक विकास दर 25, 26, 27 में 25 में था 2.3, 25 में 2.3% रहने की बात की गई, 26 में 2.4 और 27 में 2.6। अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर, अमेरिका की जो आर्थिक वृद्धि दर 23 में 2.9% और 24 में 2.8% रहने की बात की गई है। 25, 26 और 27 में अमेरिका की जो आर्थिक वृद्धि दर है यह 1.4, 1.6 और 1.9% रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वैश्विक आर्थिक विकास एवं संभावना 2025 मध्यवर्ती जो रिपोर्ट है जो 15 मई को जारी किया गया था, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट, और जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी कहा जाता है। और 2023 और 24 में विश्व की जो वृद्धि दर है 2.8% और 24 में 2.9% दर्ज की गई थी, जबकि 25 में और 26 में 2.4% रहने की बात की गई और 26 में 2.5%।
ठीक है। 10 से 19 के बीच में जो विश्व की अर्थव्यवस्था है इसमें औसत वृद्धि कितना हुआ था? 3.2%। 10 से लेकर के 19 के बीच में। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 25 और 26 के लिए 6.3%, 26 के लिए 6.4% पूर्वानुमानित है। 23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? 8.7%। और वहीं 24 के लिए 7.1% अनुमानित है। 10 से 19 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत जो वृद्धि है वो 6.7% रहने की बात की गई है। 6.7% रहने की बात की गई है। 2023 से 26 के मध्य विश्व उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो विश्व की जो जीडीपी है यह आपका 23 में 2.8 था, 24 में 2.9, 25 में 2.4, 26 में 2.5 और 10 से 19 में 3.2% वृद्धि हुआ। इसमें अमेरिका का देख लीजिए, इसमें भारत का देखिए, भारत का कितना रहा था? 23 में 8.7%, 24 में 7.1, 25 में 6.3% रहने की बात की गई है, 26 में 6.4 और 10 से 19 के बीच में इसमें जो औसत वृद्धि हुआ है 6.7% हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 24 में वस्तु व्यापार, निर्यात और आयात का जो औसत वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 22.2% अनुमानित है, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 14% है, उसके बाद चाइना 10%, जर्मनी 6% है। 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम रही थी, कितना? 5% रहने की बात की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% दर्ज की गई थी और वहीं 25 और 26 में कितना था? 25 में था 6.2 और 26 में 6.3% था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वास्तविक जो जीडीपी वृद्धि दर है वह विश्व की जीडीपी देख लिए, 24 में 3.3% रहने की बात की गई है, 25 में 2.8 और 26 में 3। उसके बाद आप भारत का देखिए, सबका देखने का कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछता है। ठीक है, भारत की बात करें तो 25 में 24 में 6.5, 25 में 6.2 रहने की बात की गई और 26 में 6.3। ठीक है। वित्त वर्ष 24-25 में FDI इनफ्लो, भारत द्वारा निवेशकों के अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अधिकांश गैर संवेदनशील क्षेत्रों में 100% FDI स्वदेशी मार्ग से आने की अनुमति दी गई है। 13-14 में देश में जो FDI इनफ्लो है यह 36.05 बिलियन US डॉलर था, जो 23-24 में बढ़ करके कितना हो गया? 71.28 बिलियन US डॉलर हो गया है। 24-25 तक देश में जो FDI इनफ्लो है वह 81.04 बिलियन US डॉलर था, जो 23-24 की तुलना में 14% अधिक है। कितना है? 14% अधिक। वित्त वर्ष 24-25 में सेवा सेक्टर FDI इक्विटी का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनकर के उभरा है और इसने कुल FDI इनफ्लो का 19% आकर्षित किया है। इसके बाद आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, उसके बाद आपका व्यापार है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे अधिक FDI किस में आया है? सबसे अधिक FDI जो आया है वो किस में आया है? सबसे अधिक FDI जो है यह सेवा सेक्टर FDI इक्विटी का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। सेवा सेक्टर में सबसे अधिक FDI है, लगभग 19%। FDI के मामले दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला क्षेत्र है और तीसरे नंबर पे व्यापार है, जिसमें सबसे अधिक FDI आया है। ठीक है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो केंद्र भी है, केंद्र बन करके उभरा है। वित्त वर्ष 24-25 में 18% से बढ़ करके यह 19.04% हो गया है, 19.04 बिलियन US डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 24-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो में महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे अधिक है, मतलब FDI सबसे अधिक प्राप्तकर्ता राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, उसके बाद कर्नाटक है 13% के साथ, फिर आपका दिल्ली है 12%। ठीक है, FDI आकर्षित के मामले में या फिर FDI जहाँ पे सबसे अधिक आया है। और स्रोत देश जहाँ से भारत में FDI आया है उसमें सिंगापुर पहले नंबर पे है 30%, उसके बाद आपका मॉरिशस है, फिर आपका अमेरिका है जहाँ से सबसे अधिक भारत में FDI आया है। भारत से निर्यात संबंधी जो आयतन आंकड़े हैं 24-25 के अनुसार इसे जारी किया गया 25 अप्रैल 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। 24-25 मार्च अप्रैल के दौरान वस्तु निर्यात का जो संचयी मूल्य है 437.42 बिलियन US डॉलर था, जो वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 437.07 बिलियन US डॉलर की तुलना में 0.08% अधिक है। वित्त वर्ष 24-25 मार्च अप्रैल के दौरान भारत का कुल निर्यात 5.50 मतलब 5.5% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 820.93 US डॉलर हो गया है, 93 बिलियन US डॉलर हो गया है। और ऐसा मतलब होने का अनुमान लगाया गया है। और इसी अवधि के दौरान कुल आयात 915.19 बिलियन US डॉलर अनुमानित किया गया है, जिसमें 6.85% की वृद्धि हुई है। ठीक है,
देखिए इसमें अगर हम बात करें वित्त वर्ष 24-25 अप्रैल मार्च के दौरान जो व्यापार है 24-25 और 23-24, निर्यात कितना हुआ था? यह हुआ था आपका 437 वस्तुओं का, ठीक है, और आयात 720, सेवाओं का निर्यात 383 और आयात 194, कुल व्यापार वस्तु में सेवाओं का निर्यात 820 और आयात 915, ठीक है। तो व्यापार संतुलन कितना है? 94.06, 94.06, ठीक, 94.26 यूएस डॉलर, बिलियन यूएस डॉलर है, 94.26 बिलियन यूएस डॉलर। यह भारत का व्यापार निगेटिव में है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2025 के लिए जारी व्यापार संबंधी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत का जो कुल निर्यात है अब तक के सर्वोच्च 824 बिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गया है। विगत वर्ष के निर्यात 778 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 6.01% अधिक है, 6.01% अधिक है। एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट देखिए अप्रैल 2025 में इसे प्रकाशित किया गया था। अप्रैल 2025 में एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया था और क्षेत्रीय वृद्धि दर 2025 में कितना रहने वाला है? 4.9% और 26 में रहने वाला है 4.7%। वैश्विक कमोडिटी की कीमत में और गिरावट आने के कारण मुद्रास्फीति 2025 में 2.3% और 26 में 2.2% तक कम हो जाएगी, जिससे कई क्षेत्रीय केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को आसान बनाने में सक्षम हो जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2025 के अनुसार प्रमुख क्षेत्र देश की जीडीपी वृद्धि दर पर केंद्रित है। और इसमें अगर हम बात करें विकासशील देश, विकासशील एशिया, 23 में इसका जो जीडीपी है 5.5 था, जो 25 में 5 हो गया, 25 में फिर आपका 24 में 5 हो गया, 24 में 4.9 और 26 में 4.7 हो जाएगा। मतलब इसमें कमी देखने को मिल रहा है विकासशील एशिया वाले क्षेत्र में, ठीक है, इसके जीडीपी में। पूर्वी एशिया में 4.8, 4.7, 4.4 और 4, इसमें भी कमी देखने को मिला है। चीन की बात करें, चीन इसमें भी कमी हुआ है। हांगकांग, भारत की अगर हम बात करें, भारत में भी कमी हुआ था, 23 में 9.2 था, 24 में 6.4, मार्च में 6.7 और 2026 में 6.8 रहने की बात की गई, ठीक है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी अप्रैल 2025 में रिपोर्ट जारी किया गया है, WTO द्वारा जारी किया गया है। तो जिस संस्था द्वारा जारी किया जाता है वो भी आप याद किया करें, ठीक है, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। इसमें अगर हम बात करें अप्रैल 2025 में WTO जारी किया गया है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स अप्रैल 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है और इसके अनुसार बाजार विनिमय दरों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 24 में 2.8% पर विद्यमान है। 23 में विश्व वस्तुगत व्यापार की जो वृद्धि दर है यह ऋणात्मक प्रदर्शन दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2024 के लिए वृद्धि दर 2.9% है, 2.9% है। वस्तु व्यापार जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अग्रणी निर्यातक और आयातक की दृष्टि से इसमें जो चीन है इसका हिस्सा कितना है? 14.6% है। अमेरिका का 8.5 निर्यात की बात की जा रही है, ठीक है। जर्मनी का 6.9 है। नीदरलैंड का देखिए, भारत का जो है 1.8, अभी ऊपर जो देखे हैं उसी को यहाँ पे रिपीट किया है। और आयात की अगर हम बात करें, आयात के मामले में अमेरिका पहले नंबर पे है 13.6%, चाइना दूसरे नंबर पे और भारत 9वें नंबर पे है 2.8%, ठीक है। तो आयात में भारत 9वें नंबर पे है, निर्यात में 18वें नंबर पे है, इसको याद रखिएगा। वाणिज्य सेवाओं के अग्रणी निर्यातक और आयातक की बात करें तो इसमें अमेरिका पहले नंबर पे है 12.4% की हिस्सेदारी के साथ निर्यात के मामले में, ठीक है। उसके बाद आपका यूके है, आयरलैंड, जर्मनी, चाइना। और भारत की बात करें तो भारत 8वें नंबर पे है 4.3% हिस्सेदारी के साथ। आयात के मामले में भी अमेरिका पहले नंबर पे है 9.9% हिस्सेदारी के साथ और भारत इसमें भी 9वें नंबर पे 3.4% हिस्सेदारी के बाद, ठीक है। तो इसमें जो आपका वाणिज्यिक सेवाओं का जो अग्रणी निर्यात है इसमें भारत 8वें नंबर पे है और आयात में कितने नंबर पे है? 9वें नंबर पे, ठीक है। निर्यात में 8वें नंबर पे और आयात में 9वें नंबर पे है। और वैश्विक वाणिज्य जो सेवाएं हैं इसके निर्यात आयात में हिस्सेदारी की बात करें तो निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है 4.3% है और आयात में 3.4%, इसको भी याद रखिएगा। भारत में गरीबी उन्मूलन विश्व बैंक रिपोर्ट जो आया है उसकी बात करें, विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार गरीबी उन्मूलन के मामले में भारत ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति किया है। अत्यधिक गरीबी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है 2.15 प्रति दिवस
जो डॉलर है अगर कोई नहीं प्राप्त कर रहा है तो उसे गरीब माना जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें 11-12 में जहाँ 16.2% आबादी अत्यंत गरीबी में थी, वहीं 23-24 में घट करके 2.3% हो गया है। भारत की बात की जा रही है। ठीक है, और भारत ने करीब 171 मिलियन अर्थात 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। विश्व स्तर पर भी यह उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर कितनी है? 2.15। तो अगर प्रतिदिन 2.15 डॉलर आप कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर रहा है तो उसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब माना जाएगा। 18.4%, 11-12 में यह घटकर 2.8% हो गया। देखिए 18.4% कब था? 11-12 में, और घट करके 22-23 में कितना हो गया है? 2.8%। और वहीं शहरी गरीबी की बात करें तो यह जो है 10.7% था 11-12 में, यह कम होकर के 1.1% हो गया है 22-23 में। और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण शहरी गरीबी दर का जो अंतर है 11-12 के लगभग 7.7% अंक से सिमट करके 1.7% अंक रह गया है। 11-12 से 22-23 के मध्य गिरावट कितना हुआ है? 16%। 16% गरीबी में गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, विश्व बैंक के निम्न मध्यम आय जो मानक हैं वह 3.65 प्रतिदिन डॉलर है। और भारत ने गरीबी घटाने में भारी सफलता या कह सकते हैं कि उल्लेखनीय वृद्धि की है। 11-12 में कुल आबादी का 61.8% इस व्यापक गरीबी दायरे में था, जो 22-23 तक घट करके 28.1% हो गया है या रह गया है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मात्र एक दशक में लगभग 378 मिलियन अर्थात 37.8 करोड़ भारतीय मध्यम आय मान करके गरीबी से बाहर आ गए हैं। और इस वर्ग में ग्रामीण गरीबी 69% घट करके 32.5% हो गई है। शहरी गरीबी 43.5% से कम होकर के 17.2% हो गया है। ठीक है, 11-12 में भारत के अंतर्गत 11-12 में भारत के अत्यंत गरीब आबादी का 65% भाग सिर्फ 5 सबसे बड़े राज्य हैं जहां पर 65% गरीब लोग निवास करते हैं। उसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश, गरीबों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, फिर आपका मध्य प्रदेश है। तो भारत में जितने गरीब हैं वर्तमान समय में उसमें से 65% गरीब जो है इन्हीं 5 राज्यों में है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे, बिहार तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे है। और देश में कुल अत्यधिक गरीब लोगों का 54% अभी भी इन्हीं 5 राज्यों में निवास करता है। भारत का विदेशी ऋण दिसंबर 2024 के अंत तक देखिए 28 मार्च को रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार भारत के बाह्य ऋण से संबंधित तिमाही आंकड़ा जारी हुआ था। और जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का जो विदेशी ऋण है 717.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो सितंबर 2024 की तुलना में 5.2 बिलियन यूएस डॉलर अधिक है। भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह यूएस डॉलर का है, और यह कुल ऋण का लगभग 54 मतलब कह सकते हैं कि 50% यूएस डॉलर है। उसके बाद भारतीय रुपया आता है 3.6%, फिर जापानी येन, उसके बाद आपका एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसके बाद यूरो आता है। ठीक है, तो भारत का जो ऋण है उसमें सबसे अधिक जो हिस्सा है वह डॉलर का है, और इसमें सबसे अधिक हिस्सा जो है वो किसका है? वो आपका कह सकते हैं कि जो दीर्घकालिक ऋण है उसका है। बाह्य ऋण में जो विभिन्न घटक हैं, लोन ऋण का हिस्सा सबसे अधिक है लगभग 33.6%। इसके बाद आपका मुद्रा एवं जमा इसका है 23.1%, फिर व्यापार ऋण अग्रिम 18.8%, उसके बाद ऋण प्रतिभूति 16.8% है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं विदेशी ऋण का अनुपात की अगर हम बात करें तो 24 में यह 19.1% हो गया है, जबकि सितंबर तक यह 19% था, मतलब इसमें भी वृद्धि हुआ है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट देखिए 27 मार्च को रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात हुरून रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। और इसकी अगर हम बात करें तो विश्व में 3,442 अरबपतियों को शामिल किया गया है, जो विगत वर्ष 3279 अरबपति की तुलना में 5% अर्थात 1.63 अरबपति अधिक है। और जारी सूचकांक के अनुसार या जारी सूची के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे अधिक 129 अरबपति हैं, और इसको लगातार दूसरी बार दुनिया के सबसे अधिक अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्राप्त हुआ है। ठीक है, जबकि लंदन में कितने अरबपति हैं? 97, और यह दूसरे नंबर पे है। देखिए पिछले वर्ष मुंबई जो है संघाई पहली एशियाई अरबपतियों की राजधानी था, लेकिन वर्तमान समय में संघाई हो गया। चाइना का जो संघाई है यह मुंबई को पीछे छोड़ करके एशियाई अरबपतियों की राजधानी बन गया है। इसके पहले मुंबई था। ठीक है, सूची में बीजिंग एशिया में दूसरे और मुंबई जो है अब तीसरे नंबर पे आ चुका है, तीसरे नंबर पे। अरबपतियों की सबसे अधिक संख्या 870 अमेरिका में है, चाइना इस मामले में दूसरे नंबर पे है, और भारत इस मामले में तीसरे नंबर पे है। 2025 की इस सूची में शीर्ष 5 जो अरबपति हैं एलन मस्क पहले नंबर पे हैं, उसके बाद आपका जेफ बेजोस हैं दूसरे नंबर पे, फिर मार्क जुकरबर्ग है तीसरे नंबर पे, लॉरी एलिसन चौथे, और वारेन बफेट 5वें नंबर पे है।
भारत के मुकेश परिवार या मुकेश अंबानी और इनका जो परिवार है इस सूची में 100 बिलियन यूएस डॉलर के साथ 17वें नंबर पे है, जिनकी संपत्ति 13% की, इनकी संपत्ति में 13% की कमी हुआ है। और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी भी बने हुए हैं। गौतम अडानी देश और एशिया के दूसरे शीर्ष, विश्व में 18वें नंबर पे है। गौतम अडानी देश और एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, ठीक है, और वैश्विक स्तर पे 18वें नंबर पे है। इनकी संपत्ति 13%, इनकी संपत्ति में 13% की वृद्धि हुआ है और यह बढ़ करके 97 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस इतिहास के सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के इतिहास के सबसे अमीर जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो 7.2 बिलियन यूएस डॉलर के साथ हुरून शीर्ष 500 की सूची में शामिल हैं। भारत के धन प्रेषण जो रेमिटेंस है उसके बारे में देखिए। इसमें विश्व बैंक के अनुसार भारत 2008 से ही धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना है। इसमें देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर के पूछ सकता है, ठीक है। 2008 से ही सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत पहले नंबर पे है, ठीक। आरबीआई द्वारा मार्च 2025 में जारी धन प्रेषण सर्वेक्षण का छठा रिपोर्ट जो जारी किया गया था, इसके अनुसार पिछले एक दशक में भारत में आने वाला जो धन प्रेषण पैटर्न है इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। 19 मार्च 2025 को भारत के प्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर 6 राउंड में इसके परिणामों का जो विश्लेषण किया गया था और आरबीआई के नवीनतम सर्वेक्षण में धन प्रेषण के स्रोत देशों में बड़े बदलाव सामने आए हैं। भारत का प्रेषण प्रवाह 10/11 के 55.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ करके 23-24 में 118.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है और यह जो है 2029 तक 160 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद बताई गई है, ठीक है, याद रखिएगा। कब तक? 2029 तक। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु यह शीर्ष रेमिटेंस प्राप्त करने वाले राज्य हैं। सबसे अधिक महाराष्ट्र प्राप्त करता है, उसके बाद केरल, फिर आपका तमिलनाडु है, ठीक है। और महाराष्ट्र कुल रेमिटेंस का 20.5% महाराष्ट्र में आता है, केरल में 19.7%। अन्य जो प्रमुख प्राप्तकर्ता है इसमें तमिलनाडु 10%, 10.4 मान सकते हैं, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक है, ठीक है। और भारत की आवक मतलब भारत में सबसे अधिक जो रेमिटेंस प्राप्त होता है कहाँ से होता है? अमेरिका इस मामले में पहले नंबर पे, जहाँ से कुल रेमिटेंस का 27.7% प्राप्त हुआ था 23-24 में। यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात या आपका दूसरे नंबर पे है 19.2, फिर आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम 10.8, फिर आपका सऊदी अरेबिया 6.7 और सिंगापुर है 6.6। नेक्स्ट देखिए, रोमानिया और बुल्गारिया इन्होंने शेंगेन क्षेत्र के पूर्व सदस्य का दर्जा इनको दिया गया 1 जनवरी 2025 को। रोमानिया और बुल्गारिया यह शेंगेन क्षेत्र के पूर्व सदस्य बन गए हैं। बुल्गारिया और रोमानिया के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने से यात्रा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आंतरिक बाजार को मजबूत करने में योगदान देगा। मतलब जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल होते हैं वहाँ आंतरिक व्यापार और इन सबको बढ़ावा मिलता है। उसमें क्या है कि आवागमन के लिए किसी भी प्रकार के पासपोर्ट वगैरह या फिर दूसरे देश में जाने के लिए किसी भी वीज़ा वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और टैरिफ वगैरह नहीं लगता है। और वर्तमान समय में शेंगेन क्षेत्र जो है वो टोटल 29 देश इसमें शामिल हो गए हैं, जिसमें से 25 देश यूरोपीय संघ के हैं। इसी के साथ शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ सदस्य और आइसलैंड जो लिंकटेस्टिन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी इसमें शामिल है। साइप्रस और आयरलैंड जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, याद रखिएगा, साइप्रस और आयरलैंड। शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई आंतरिक सीमाएं नहीं होती हैं, जहाँ यूरोपीय संघ के नागरिक, गैर यूरोपीय संघ के निवासी और आगंतुक सुरक्षित एवं स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। 14 जून 1985 को शेंगेन लग्जमबर्ग में स्थित एक छोटा गांव है, वहीं पर इसको यह समझौता किया गया था और इस समझौते पर उस समय बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड के सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची जो जारी की गई जनवरी 2025 में, इसकी अगर हम बात करें, यह रिपोर्ट जो है विगत वर्ष की तुलना में ब्रांड वैल्यू में 11% वृद्धि के साथ एप्पल विश्व में सबसे अधिक पहला मतलब शीर्ष ब्रांड है और पिछले वर्ष की तुलना में या उसकी भांति जो है रैंकिंग में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, अमेजन दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे है, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। बाकी एप्पल जो है पहले नंबर पे है। 66वीं रैंक के साथ टाटा समूह को इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया है। 132वीं रैंक के साथ इन्फोसिस भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है और 164वीं रैंक के साथ HDFC भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। बाकी रैंकिंग में बात करें जो महत्वपूर्ण ब्रांड है उनकी बात करें तो LIC 177वें नंबर पे है, रिलायंस ग्रुप 237, भारतीय स्टेट बैंक 241, HCL टेक 262, एयरटेल 306, लार्सन एंड टूब्रो 361, महिंद्रा ग्रुप 330, विप्रो 358, जियो 366, ICICI ग्रुप 375, बजाज 409 और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है अब इंडियन ऑयल 446। संधारणीयता हेतु वैश्विक सुर्खियों में भारतीय थाली, यह चर्चा में क्यों है भारतीय थाली? देखिए इसकी अगर हम बात करें 10 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड वाइड जो WWF द्वारा
लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसके तहत लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का प्रबंधन जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा WWF के साथ सहयोग के रूप में किया जाएगा। इसका शीर्षक है संकट में एक प्रणाली। संकट में एक प्रणाली, ये इसकी थीम है। WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 यह वैश्विक वन्य जीवों के संकट की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। इस रिपोर्ट में पिछले 50 वर्षों में 1970 से 2020 में वन जीवों की संख्या में 73% की कमी क्या हुई है, कमी गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, जिसके पीछे जो जिम्मेदार अगर कोई एक प्राणी है तो इंसान है। और इसमें यह भी बताया गया है कि यदि दुनिया भारत की उपभोग आदतों को अपनाती है तो वैश्विक खाद्य उत्पादों को, यदि दुनिया भारत की जो उपभोग आदत है उसको अगर अपनाती है तो वैश्विक खाद्य उत्पादों को बनाए रखने है 2050 तक पृथ्वी के केवल 0.84% या 0.84% भाग ही आवश्यक पड़ेंगे। मतलब जैसे भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहार हैं, मांसाहारी लोग भी हैं लेकिन कम है, और बाकी जो लोग जो मांसाहार का सेवन करते हैं, यही बताया गया है कि अगर भारत पूरा विश्व जो है भारत की अगर खाद्य प्रणाली को अपनाता है तो 2050 तक यह पूरी पृथ्वी का जो खाद्य संसाधन है उसका केवल 0.84% का उपयोग करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर पूरा विश्व भारत की खाद्य आदतों को अपनाता है तो। ठीक है, इस रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया तो बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यह मानता है कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार वैश्विक आंदोलन में भारत को संभावित नेता के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, और पारंपरिक भारतीय आहार जो काफी हद तक वनस्पति आधारित है, यह पर्यावरण की दृष्टि से एक टिकाऊ मॉडल के रूप में भी काम करता है। भारतीय आहार संसाधन गहन पशु उत्पाद की जगह अनाजों, दालों, सब्जियों आदि पर निर्भर है और कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होता है। ठीक, तो पूरे विश्व को भारत से सीखना चाहिए। इजराइल एशियाई विकास बैंक जो है इसका 69वां सदस्य बन गया है ADB का, और इसकी सदस्यता इसे 27 सितंबर 2024 को दी गई थी। इजराइल एशियाई विकास बैंक के सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य बन गया है, याद रखिएगा। ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा 14 अप्रैल 2022 को इजराइल की सदस्यता हेतु मंजूरी दी गई थी। एशियाई विकास बैंक का सदस्य बनने से इजराइल को क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में भाग लेने और अपने तकनीकी नवाचार एवं सतत विकास में विशेषज्ञता साझा करने का अवसर मिलेगा। यह सहयोग इजराइल तथा एशियाई देशों के मध्य व्यापार और विकास संबंध को मजबूत करेगा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 देखिए, सितंबर 2024 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जो इसकी बढ़ती भू राजनीतिक हैसियत को दर्शाता है। इस सूचकांक में शीर्ष पर अमेरिका है, चाइना, और तीसरे नंबर पर आपका भारत आ गया है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है। 31 अगस्त 2024 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं बैठक हुई थी, जिसमें अल्जीरिया को NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक जो केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई थी, अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया था, 9वां। ठीक है, याद रखिएगा कि इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, जहाँ पे इसको सदस्य बनाया गया है। फरवरी 2023 में मिस्र को NDB का सदस्य बनाया गया था। अक्टूबर 2021 में UAE को, और सितंबर 2021 में बांग्लादेश को। 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य देशों में ब्राजील है, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और वर्तमान समय में इसमें टोटल सदस्य देश कितने हो गए, 9 हो गए हैं। ठीक है, पहला जो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है 6-8 अगस्त 2024 के मध्य भारत सरकार में विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग संघ द्वारा इसका क्या किया गया था, दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसकी थीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के मध्य मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। प्रारंभ में बिस्टईक अर्थात बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से इसे जाना जाता था। 22 दिसंबर 1997 को इसमें म्यांमार, फरवरी 2004 में इसमें भूटान और नेपाल शामिल हो गए थे। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 जो 11 जुलाई को प्रकाशित किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा, ये देख लीजिए। इसके रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1951 में जारी किया गया था पहला रिपोर्ट।
और रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि विश्व की जनसंख्या इस सदी में अपनी चरम पर पहुंच जाएगी और आने वाले 50-60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी, जबकि 24 में 8.2 बिलियन से अधिक है। और ऐसा एक अनुमान लगाया गया कि चरम पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी और सदी के अंत तक यह घट करके 10.2 बिलियन रह जाएगी। 2024 में वैश्विक स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 73.3% पर पहुंच गई है, जो 1995 की तुलना में 8.4 वर्ष अधिक है। वर्तमान समय में वैश्विक जो जीवन प्रत्याशा है वह 73.3% है, याद रखिएगा। तो 70 के दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 2.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो बच्चे अर्थात 18 वर्ष से कम आयु संख्या को पार कर गए हैं। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक के दशक के मध्य तक 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 265 मिलियन व्यक्ति होंगे, जो शिशु अर्थात 1 वर्ष या उससे कम आयु की संख्या से अधिक होंगे, याद रखिएगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट देखिए, यह 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया था WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसमें क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार अल्पावधि अगले 2 वर्षों में गलत सूचना और भ्रामक जानकारी सबसे बड़ा जोखिम बनकर के उभरा है, और इसके बाद चरम मौसमी घटनाएं और राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष है। तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो जोखिम है वो झूठ बोलना है, ठीक है, जो गलत सूचना है वो है। दूसरे नंबर पे जो आपका है वो जो चरम मौसमी घटनाएं हैं वो है, और तीसरे नंबर पर राज्य आधारित जो सशस्त्र विद्रोह होता है वो है। ठीक है, 10 वर्षों की समयावधि में पर्यावरण संबंधी जो चरम मौसमी घटनाएं हैं चिंता का विषय बनी हुई है। 2024 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में मान्यता दी गई थी, जो गंभीर मौसम की घटनाओं से प्रेरित है और जलवायु संबंधी जोखिम वैश्विक चिंताओं पर हावी होता है। भारत के लिए शीर्ष जोखिम में जल आपूर्ति की कमी, गलत सूचना और भ्रामक प्रचार, मानव अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण, श्रम और या प्रतिभा में कमी, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ वैश्विक कुछ इंडिकेशन वगैरह। बाकी जो सूचकांक वाला सेक्शन है इसे अगले वीडियो में कवर किया जाएगा, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर लिया करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद जो है आपका यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसे कवर किया जाएगा। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।